हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम लोग 11th का सबसे पहला क्लास के साथ हैं। इसमें आज हम लोग अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्म्स के साथ बात करेंगे। क्या क्या टर्म्स है जो आज के इस वीडियो में डिस्कस होने वाले, पहले मैं उसका लिस्ट बता दूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये जो टॉपिक आज के वीडियो में डिस्कस हो रहा है ये आपके आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, सबसे पहला है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल क्या होता है इसके साथ बात होगा, और हर टॉपिक में इतना एग्जाम्पल आने वाला है कि आपको टॉपिक लिटरली याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद करना है हाँ, समझना है वो ज्यादा बड़ा हाँ। ठीक है, तो कंसेप्चुअली पूरा टॉपिक क्लियर होगा। वीडियो को इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगेन लिस्ट जो आज इस टॉपिक में आज हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहला कैपिटल क्या होता है, दूसरा ड्राइंग के साथ बात होगा। सर ड्राइंग मतलब कोई पेंटिंग वेंटिंग है क्या? अरे नहीं रे पगले, अकाउंट्स में ड्राइंग का कुछ और मतलब होता है। तीसरा जो आने वाला है वो है लाइबिलिटी, एंड फोर्थ इट इज एसेट। ठीक है, ये अकाउंट्स का ABCD है, आप ऐसे समझ सकते हो, जहां पर कि हर एक के बारे में विद एग्जांपल्स अभी हम लोग समझने वाले हैं। सो विदाउट एनी अडू, चलिए आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें अकाउंट्स का बेसिक टर्म्स के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टर्म जो इसमें आज हम लोग डील कर रहे हैं वो है कैपिटल। कैपिटल होता क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान के चलते हैं ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, ये एक बिजनेस है, और इस बिजनेस में पैसे लगाने वाला जो शख्स है, ठीक है, जो पैसे लगा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, वो कौन है? वो ओनर है। तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल। लेकिन सोचने की बात है, क्या ओनर केवल पैसे लगाता है? नहीं सर, पैसे के बाद दिल दिमाग सब लगाता है, लेकिन उसका कीमत नहीं है। अभी यहाँ पर रुपए से रिलेटेड बात करेंगे। सर पैसे के अलावा हो सकता है ओनर के घर में कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ था, अब वो फर्नीचर को वो अपने बिजनेस में लगा रहा है। ठीक है, फर्नीचर को वो अपने बिजनेस में लगा रहा है। कुछ उसके घर में उसका पर्सनल कंप्यूटर था, बट अब ये पर्सनल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में लग रहा है और अब ये ऑफिशियल कंप्यूटर बन रहा है। तो फर्नीचर के अलावा उसने कंप्यूटर भी लगाया। ठीक है, तो फर्नीचर का वैल्यू अगर मान के चल रहे उसने अपने घर के लिए खरीदा था तो 80,000 रुपए का फर्नीचर था, और एक पर्सनल कंप्यूटर जो उसने खरीदा था वो मान के चलते 30,000 रुपए का था, और उसने अपने बिजनेस में रुपए लगाए हैं 10 लाख। तो टोटल बिजनेस में ओनर कितना लगा चुका है? तो ओनर टोटल बिजनेस में 10 लाख, 10,80,000, 11,10,000 रुपया है जो ओनर अपने बिजनेस में लगा चुका है। और जो लगाया है वो केवल नगद नहीं है, नगद के साथ साथ सामान है जिसकी कीमत है। सर दिल दिमाग का कीमत नहीं लगाया जा रहा है जनाब। ठीक है, दिल दिमाग को आप बाजार में जाकर के तोल नहीं सकते हो कि इसका क्या कीमत होगा। इसीलिए अकाउंट्स केवल और केवल रुपए के साथ बात करेगा। जो रुपए वो लगाता है प्लस वो सामान जितने रुपए का वो लगा रहा है, कहां पर? अपने बिजनेस में, इसे बोला जाता है कैपिटल। ठीक है, सो दिस इज टर्म्ड एज कैपिटल। टेक्निकली अगर अकाउंटिंग भाषा में इसको वन लाइनर में समझाऊं तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड। ठीक है, सामान के रूप में भी हो सकता है, उसे कैपिटल बोला जाता है। तो चलिए अकाउंट्स की परिभाषा से, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेफिनेशन समझते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द काइंड। ठीक है, जो लैपटॉप, फर्नीचर, वो सब क्या था? वो सब काइंड था। जो कैश था वो हार्डकोर रकम था, नगद था। तो इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड कौन लगा रहा है? ओनर लगा रहा है। कहां ये पैसे या ये सामान को वो कहां लगा रहा है? वो बिजनेस में लगा रहा है। तो इतना सिंपल इंग्लिश में अगर अकाउंट्स होता तब तो बात ही क्या था। तो अकाउंट्स में ओनर को क्या बोलते हैं? ओनर को बोला जाता है प्रोप्राइटर। बिजनेस जहां पर वो पैसे लगा रहा है उसको बोला जाता है प्रोप्राइटरशिप। ठीक है,
तो जो ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है, अगर अकाउंटिंग भाषा में दोबारा से बोलूं तो प्रोप्राइटर अपने प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो पैसे लगाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ काइंड, इट इज टर्म्ड एज कैपिटल। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है तो क्या एक मालिक से काम हो जाएगा? नहीं सर, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं बिजनेस में ओनरशिप के साथ। तो अगर मल्टीपल ओनर का बात करते हैं तो मल्टीपल प्रोप्राइटर का बात अगर हम करें तो मल्टीपल प्रोप्राइटर को बोला जाता है पार्टनर्स। अगर एक से ज्यादा मालिक एक बिजनेस में है तो बॉस वो प्रोप्राइटरशिप नहीं रहा, वो पार्टनरशिप में तब्दील हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज टर्म्ड एज व्हाट? It is termed as capital. In case where there are multiple proprietor exist, then they are termed as partner and the proprietorship is termed as partnership. ठीक है, so this was all about capital with example हमने समझा और याद भी हो ही गया होगा शायद कुछ हद तक आपको। अगला जो टॉपिक है वो है ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग होता क्या है इसके साथ फिर से एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये बिजनेस है और इस बिजनेस में जो शख्स पैसे लगा रहा है ये कौन है? ओनर। और बिजनेस में वो केवल रुपए लगाया नहीं, वो रुपए के साथ साथ कुछ सामान भी लगाया। ठीक है, और ये कहाँ लगाया जा रहा है? बिजनेस में। इसे कैपिटल बोलते हैं, इसके बारे में अभी बात किया। बिजनेस में क्या केवल कैपिटल लगाने से हो जाएगा? नहीं सर, लगाने के बाद मालिक निकालेगा भी। हाँ, ये पैसा या फिर बिजनेस से वो विथड्रॉ कर रहा है, मतलब निकालने का मतलब होता है विथड्रॉ करना। ठीक है, बिजनेस से पैसा विथड्रॉ किया जा रहा है। और क्यों विथड्रॉ किया जा रहा है? ये विथड्रॉल का पर्पस क्या है? ये विथड्रॉल का पर्पस है पर्सनल। ठीक है, बिजनेस से मालिक अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो भी विथड्रॉ करता है, जो भी निकालता है, उसे ड्राइंग बोलते हैं। जिस तरीके से मालिक बिजनेस में पैसे लगा रहा था और सामान लगा रहा था, उसी तरीके से मालिक जब बिजनेस से निकालता है तो वो पैसे भी हो सकते हैं और वो सामान भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जहां पर कि बिजनेस से विथड्रॉल मेड बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड इज टर्म्ड एज व्हाट? इट इज टर्म्ड एज ड्राइंग। ठीक है, तो इसको और अच्छा से समझते हैं टेक्निकली कैसे बताया गया है। अमाउंट विथड्रॉन बाय हुम? बाय द ओनर। किस लिए? पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, कहां से निकाला? बिजनेस से। ठीक है, अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल पर्पस इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड इज टर्म्ड एज ड्राइंग। अब ना केवल इतना सा समझने से काम नहीं चलेगा, कुछ इसके अंदर और थोड़ा चलते हैं, समझते हैं कि एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है। ठीक है, और ग्रोसरी में मैंने एक शैम्पू परचेज किया। भाई ग्रोसरी में शैम्पू आता है, खरीदेंगे। मैंने ये ग्रोसरी मतलब शैम्पू को परचेज किया और परचेज करने का मेरा खर्चा लगा 180 रुपया। ठीक है, 180 रुपया मेरे लिए क्या हो गया? कॉस्ट। ठीक है, इस पर मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा, इस पर मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा से फॉर एग्जांपल 20 रुपया। ठीक है, तो प्रॉफिट जोड़ रहे 20 रुपया में मेरा सेल वैल्यू निकल रहा है 200 रुपया। 200 रुपया निकला मेरा सेल वैल्यू। अभी क्या होता है कि जब यही चीज हम कस्टमर को बेचेंगे तो 200 रुपए में बेचेंगे, लेकिन मालिक जब घर लेकर के जाएगा अपनी बीवी के लिए तो बीवी को क्या बोलेगा? 200 रुपया दो। बीवी निकाल देगी घर से। ठीक है, तो बीवी को तुम प्रॉफिट मांग सकता है क्या? प्रॉफिट छोड़ो सर, 180 का लाला पड़ जाएगा। लेकिन क्या बिजनेस से सामान निकल रहा है? हाँ, बिजनेस से सामान निकल रहा है। कितने का सामान निकल रहा है अगर ये पूछते हैं तो बिजनेस से 180 का सामान निकल रहा है। मतलब क्या? जब ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी चीज ले करके जाता है तो उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट मिसिंग रहेगा। अगर प्रॉफिट का एलिमेंट मिसिंग है तो सेल वैल्यू आएगा ही नहीं। जो बच गया वो क्या बचा? वो बचा परचेज वैल्यू। ठीक है, तो कभी भी काइंड में अगर विथड्रॉ होता है तो उसको हमेशा परचेज वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं उसमें, क्योंकि प्रॉफिट का एलिमेंट मिसिंग है, इसीलिए सेल वैल्यू कभी भी ड्राइंग के केस में नहीं देखा जाएगा। ड्राइंग के केस में याद रखिएगा, समझ में भी आया होगा,
कि ड्राइंग के केस में हमेशा परचेज वैल्यू को कंसिडर करते हैं, ना कि सेल्स वैल्यू को। ठीक है, तो ड्राइंग को एक बार फटाफट फिर से एक बार पढ़ते हैं। ड्राइंग का मतलब अमाउंट, इट कैन बी कैश और इट कैन बी काइंड विच इज विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस के लिए होगा तो ड्राइंग नहीं होगा जनाब, ये याद रखिएगा। पर्पस देखना एकदम जरूरी है ड्राइंग के केस में। ड्राइंग तभी होगा जब पर्सनल पर्पस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल पर्पस इज टर्म्ड एज व्हाट? ड्राइंग। इट कैन बी कैश, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड। इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइंड, देन परचेज वैल्यू और कॉस्ट प्राइस इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग इट। ठीक है, हाँ सर, बड़ा मजेदार था, समझ में भी आया। और आगे का बात करिए। ड्राइंग के बाद जो अगला टॉपिक अपन डील करने वाले हैं दैट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता क्या है? लाइबिलिटी को कैटेगराइज किया गया बिटवीन एक्सटर्नल लाइबिलिटी एंड इंटरनल लाइबिलिटी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हर एक चीज में एग्जाम्पल आएगा, जितना एग्जाम्पल समझेगा उतना तेरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, समझते एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक बिजनेस है, इसको स्टार्ट करने के लिए कुल मिलाकर के 25 लाख रुपए की जरूरत है। 25 लाख के बिना बिजनेस ये वाला चालू नहीं होगा। अब बिजनेस को पैसे की जरूरत है। बिजनेस में पैसे लगाने वाला शख्स कौन है? सर, ओनर। ओनर बिजनेस में जो लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। द अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल, और बाय द प्रोप्राइटर इन द प्रोप्राइटरशिप इज टर्म्ड एज कैपिटल। और मान के चलते इसने 20 लाख रुपए लगाए, लेकिन दिक्कत क्या है? सर, 5 लाख अभी भी कम पड़ रहा है। तो ये 5 लाख आएगा कहां से? जो 5 लाख कम पड़ रहा है, ये 5 लाख आएगा कहां से? तो 5 लाख के लिए इसको क्या लेना होगा? किसी आउटसाइडर का हेल्प। मतलब इसको हो सकता है लोन लेना पड़े, ठीक है, किसी से पैसे उधार लेने पड़े। तो मान के चलते एक XYZ बैंक है जो इसे, जिसके पास ये अप्रोच करता, और ये बैंक इसको 5 लाख रुपया का लोन दे देती है। ठीक है, इसने लोन के लिए अप्लाई किया और इसको 5 लाख रुपया का लोन मिल गया। ठीक है, और लोन का टर्म्स ये स्पेसिफिक था कि बैंक को रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा टर्म्स में लिखा हुआ था कि 5 EMI में रीपेमेंट किया जाएगा जनाब बिजनेस के द्वारा। ठीक है, इट वॉज अग्रीड। अभी क्या होता है? पहले EMI की पेमेंट हो गई, दूसरे EMI की पेमेंट हो गई, तीसरे में बिजनेस डिफॉल्ट कर गया, चौथे में फिर से बिजनेस डिफॉल्ट कर गया। अब जो बैंक है वो लीगल कंसिक्वेंसेस ले सकता है कि नहीं? हाँ सर, ले सकता है, लीगल कंसिक्वेंसेस लेगा, क्योंकि बैंक मेरा सगा नहीं है। बैंक कौन है? बैंक एक्सटर्नल है। ठीक है, बैंक को अगर टाइमली रीपेमेंट नहीं हुआ, एज अग्रीड रीपेमेंट नहीं हुआ, तो बैंक लीगल कंसिक्वेंसेस, लीगल केस फाइल करेगा और आपसे अनपेड अमाउंट विद इंटरेस्ट रिकवर करने का राइट रखता है। तो ये जो बैंक, जो आउटसाइडर है, जिससे बिजनेस कर्ज लेता है, सामान उधार लेता है, ठीक है, जिसका बिजनेस को भविष्य में चुकाना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो सर, इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अकाउंट्स में धीरे धीरे एक चैप्टर आएगा दैट इज कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। डाउन द लाइन वो चैप्टर में बात करेगा सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी होता क्या है? बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो यहां पर जिस तरीके से एक्सिस बैंक ने बिजनेस में पैसे लगाए, उसी तरीके से ओनर, जो कि सेपरेट है फ्रॉम द बिजनेस, उसने भी पैसे लगाए। हाँ सर, तो ओनर को भी उसका पैसा वापस मिलेगा? हाँ मिलेगा, मिलना भी चाहिए। कोई भी अपना बिजनेस चालू करता है तो यही सोच के चालू करता है कि बॉस, इसमें हम अपना पैसा निकालेंगे और फिर इसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे और प्रॉफिट भी निकालेंगे। ठीक है, लेकिन कोई टेन्योरिटी डिफाइन है क्या? मतलब क्या? यहां पर 5 EMI डिफाइंड था, क्या इसमें कोई टेन्योरिटी डिफाइंड है? कुछ भी ऐसा डिफिनेशन नहीं है ऑफ अ टेन्योर की कितना दिन में वापस निकालना है। अगर नहीं मिला तो क्या ओनर अपने ही बिजनेस के ऊपर, मतलब टेक्निकली क्या वो खुद ही के ऊपर केस फाइल करेगा? सर, हो ही नहीं सकता, खुद पर क्या ही कोई केस फाइल करेगा। तो इसका मतलब बिजनेस को चुकाना तो ओनर को भी है, लेकिन कोई लीगल कंसिक्वेंसेस, कोई फिक्स टाइम फ्रेम वैसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो एक तरीके का लाइबिलिटी ही है फॉर द बिजनेस, बट इट इज इंटरनल इन नेचर।
कोई लीगल कंसिक्वेंसेस नहीं रहेगा, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है तो उस वजह से यहाँ पर इसको ओनर के द्वारा लगाए गए पैसे को भी इंटरनल लाइबिलिटी के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि लाइबिलिटी को दो पार्ट में बांटा गया, दैट इज एक्सटर्नल, जो भी आउटसाइडर बिजनेस को लेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसको बिजनेस को भविष्य में रीपे करना है, इट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को और अकाउंट्स के में अगर बात करें तो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। ये एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाइबिलिटी क्या होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है और इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला पार्ट नॉन करंट और दूसरा पार्ट करंट। दोनों में क्या अंतर है इसको समझने से पहले ये समझ लेते एक बार फिर से। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब क्या, अमाउंट बोरोड बाय आउटसाइडर, आउटसाइडर से जो भी रकम हम उधार लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इन द फॉर्म ऑफ कैश, एवरीथिंग इज व्हाट, एवरीथिंग इज लाइबिलिटी। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, दैट इज इन सिंपल वर्ड्स कैपिटल। ठीक है, व्हाट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। वापस से आते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को कैटेगराइज किया गया नॉन करंट और करंट के ऊपर। दोनों को सर कैटेगराइज तो कर दिए, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा करंट है कौन सा नॉन करंट है? तो इसके लिए बोला गया कि आप टाइम पीरियड देखो। अगर आपको पैसा रीपे करना है इन मोर देन 1 ईयर, मतलब मैंने 2022 में लोन लिया, मुझे उस लोन को रीपे करना है 2024 में, मतलब 12 महीने से ज्यादा का अवधि हो गया। मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर यहां पर आ रहा है, मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर यहां पर आ रहा है। हाँ, अगर आपका रीपेमेंट करने का अवधि 1 साल या उससे ज्यादा का है, रादर 1 साल से ज्यादा का है, तो आप क्या हो, आप नॉन करंट लाइबिलिटी हो। इसका दूसरा नाम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी मिलेगा आपको बुक में। ठीक है, इसे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। और अगर मैं करंट लाइबिलिटी की बात करूं तो यहां पर अगर आपका कोई भी लाइबिलिटी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर रीपे होना है, मैंने कर्ज लिया 3 महीने का, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर अगर मुझे किसी लाइबिलिटी को रीपे करना है तो वो लाइबिलिटी कहलाएगा क्या, वो लाइबिलिटी कहलाएगा करंट लाइबिलिटी। तो यहां पर हमने देखा कि लाइबिलिटी दो पार्ट में बटा, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल फर्दर कैटेगराइज किया गया इन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रीपेमेंट, जिसमें नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोला गया, जिसका रीपेमेंट का अवधि टेन्योरिटी 1 साल से ज्यादा का है, वो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी जिसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोला गया, जिसका रीपेमेंट करने का टेन्योरिटी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर है, लेस देन 12 मंथ है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के नाम से जाना जाएगा। हाँ सर, यहां तक तो समझ में आया। कैपिटल क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है। ठीक है, तो यहां तक हमने लाइबिलिटी का बात किया। अगला जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है एसेट। एसेट का मतलब क्या, हर वो चीज जो बिजनेस के नाम पर है वो क्या हुआ, एक एसेट हुआ। मैंने 25 लाख से बिजनेस चालू किया, 20 लाख मेरे थे, 5 लाख का बैंक का लोन था, उससे मैंने 8 लाख रुपए का एक जमीन खरीद लिया। ठीक है, तो 8 लाख रुपए का जमीन प्लस बैलेंस कैश कितना बचा, बैलेंस कैश बचा सर 17 लाख रुपया। ठीक है, तो 17 लाख कैश बिजनेस के अकाउंट पर है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में है। हाँ, 8 लाख की प्रॉपर्टी जो खरीदी गई वो बिजनेस के नाम से खरीदी गई। हाँ, तो ओनरशिप दोनों का किसके पास है, बिजनेस के पास है। तो हर वो चीज जो बिजनेस ओन करता है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक एसेट है। हाँ सर, ये तो समझ में आया। इट कैन बी टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। सर टैंजिबल इनटैंजिबल ये तो एकदम ही नया वर्ड है, सुने भी शायद पहली बार ही होंगे। क्या होता है, अरे थ्यावस रखो, सब के बारे में बात होगा। ठीक है, अभी वीडियो में आगे इसके बारे में भी बात होगा, इसलिए वीडियो को छोड़ना मत, लास्ट तक देखना। हाँ सर, बात करिए। इट कैन बी टैंजिबल, इट कैन बी इनटैंजिबल। इसके बाद इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट। मतलब क्या, मेरे पापा मेरे इंस्टीट्यूट में आए, ठीक है, उन्होंने आए और आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद का कीमत है, नहीं है सर। क्या इसका अकाउंटिंग एंट्री होगा, नहीं होगा। दूसरा दिन वो आते और मेरे बिजनेस के लिए एक पोडियम दे करके जाते या एक लैपटॉप दे करके जाते, ठीक है, क्या उसका कीमत है, हाँ सर, इसका मार्केट वैल्यू है। तो हर वो चीज जिसका वैल्यू होगा, जिसका मालिक कौन है, बिजनेस है,
वो क्या हो जाएगा, एक एसेट। ठीक है, तो इट शुड हैव अ वैल्यू अटैच टू इट विच कैन बी केपेबल ऑफ बीइंग मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनी वैल्यू होगा, बिजनेस के नाम पर होगा, वो टैंजिबल या इनटैंजिबल के कैटेगरी में होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एसेट। वापस से एक बार पढ़ते हैं, everything which is owned, everything which is tangible or intangible, which is owned by business and having money value attached to it or capable of being measured in terms of money, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एसेट। ठीक है, तो ये एसेट के साथ बात हुआ। जिस तरीके से लाइबिलिटी को कैटेगराइज किया गया था वैसे ही एसेट को भी कैटेगराइज किया जाएगा। हाँ, लेकिन यहां पर सर ये टैंजिबल इनटैंजिबल आप बार बार लिख रहे हो, ये नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा और बता दो। तो समझते टैंजिबल इनटैंजिबल क्या है। तो टैंजिबल इनटैंजिबल किसके अंदर आता है वो समझना ज्यादा जरूरी है। एसेट को कैटेगराइज किया गया बिटवीन नॉन करेंट, करंट एंड फिक्टिशियस। नॉन करेंट के अंदर आ जाता है टैंजिबल इनटैंजिबल। सर ये तो अति हो गया, आप टैंजिबल इनटैंजिबल बता ही नहीं रहे हो कि होता क्या है। अरे थ्यावस रख रहे बच्चे, बताते हैं टैंजिबल इनटैंजिबल के बारे में भी। टैंजिबल इनटैंजिबल, पहले आपका क्वेरी को शांत करते हैं और फिर इसके साथ फिर से इस पर आएंगे। टैंजिबल इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है। टैंजिबल में बोला गया कि देख भाई, मैंने ना बिजनेस के लिए एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है, मैंने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर खरीदा, प्लस मैंने एक बड़े सेलिब्रिटी से बात किया और उसको बोला यार आपका नाम बहुत है, आपका ब्रांड वैल्यू बहुत है, तो आप अपने ब्रांड को, आप अपनी गुडविल को मेरे साथ अटैच कर दो, जिससे मुझे भी वो फेम मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहां पर हुआ क्या, जब मैं फर्नीचर की बात करता हूं तो फर्नीचर को देखा जा सकता है, हाँ सर। छुआ जा सकता है, हाँ सर। क्या महसूस किया जा सकता है उस लकड़ी को, हाँ। मतलब फर्नीचर कैन बी टच, इट कैन बी सीन एंड इट कैन बी फेल्ट। अगर किसी एसेट में ये तीनों क्वालिटी है, किसी एसेट में ये तीनों क्वालिटी है, तो वो टैंजिबल कहलाएगा। लेकिन यहां पर जब मैं गुडविल की बात करता हूं, मैंने उस बड़े सेलिब्रिटी के साथ जिसके साथ टाई अप किया है, क्या वो मेरे बगल में आके पढ़ा रहा है, नहीं। क्या वो मेरे बिजनेस में बैठ रहा है, नहीं। इट कैन नॉट बी टच, इट कैन नॉट बी सीन, लेकिन हाँ उसके नाम के जुड़ने के वजह से मेरा ब्रांड वैल्यू बना, हाँ। इट कैन जस्ट बी फेल्ट एंड हेंस इट इज टर्म्ड एज व्हाट, इट इज टर्म्ड एज एन इनटैंजिबल एसेट, जिसके अंदर आता है गुडविल, ब्रांड, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारा चीज। इट कैन ओनली बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी सीन एंड टच। लेकिन हर वो चीज जिसको फर्नीचर, कंप्यूटर, जिसे देखा छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, टैंजिबल एसेट। तो यहां पर हमने एसेट के साथ बात किया। वापस से चलते हैं जो कैटेगराइजेशन अभी हमने करके रखा था बिटवीन करंट एंड नॉन करंट एसेट, इसके साथ जब कैटेगराइजेशन की बात उठती है तो कैसे आप विभाजित करोगे, कैसे आप डाइवर्सिफाई करोगे कि कौन सा नॉन करंट है और कौन सा करंट है। तो सबसे पहला चीज जो देखा जाता है वो है पर्पस। ठीक है, उद्देश्य क्या है उस एसेट के पीछे का। अगर वो पर्पस एज एन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मैंने ये लैपटॉप खरीदा, ये लैपटॉप मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, हाँ ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। क्यों एक इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे को बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है। इट फैसिलिटेट मी इन माय बिजनेस ऑपरेशन। हेंस मेरा पर्पस अगर ये दो है तो इट बिकम्स अ नॉन करंट एसेट। अब यहां पर एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। मेरा ना ग्रोसरी का बिजनेस है, तो ग्रोसरी के बिजनेस में मैं स्टॉक खरीद के रखता हूं, ठीक है, मान के चलते तेल, साबुन, ये सब का स्टॉक खरीद के रखता हूं। ठीक है, मेरा पर्पस क्या है, मैंने क्यों खरीदा, क्योंकि माल होगा तभी तो बिकेगा ना बॉस। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये सारे चीज खरीद के रखे और मेरा पर्पस, मेरा उद्देश्य क्या है कि फटाफट बिके और क्या हो, कैश में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो मेरा यहां पर पर्पस क्या है, कन्वर्जन इनटू कैश। मेरा कैश में कन्वर्ट करने का सबसे पहला उद्देश्य है। तो कन्वर्जन इनटू कैश इज द बेसिक पर्पस। तो यहां पर पर्पस के अलावा होल्डिंग या कन्वर्जन पीरियड आता है। मतलब जब मैंने लैपटॉप खरीदा तो क्या मैं 6 महीने के लिए लैपटॉप खरीदा था, नहीं, मैं ये लैपटॉप को सालों साल चलाने का कोशिश करूंगा जब तक ये इफेक्टिवली काम करता है। तो इसका मतलब इसका कन्वर्जन पीरियड नॉन करंट एसेट का इज लॉन्ग टर्म, दैट इज फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, और करंट एसेट का बात करते हैं तो अगर मेरा ग्रोसरी का सामान है, मेरा उद्देश्य क्या है कि ये फटाफट बिके, क्योंकि बिकेगा तभी ये इफेक्टिव रहेगा। अगर लंबे समय तक मेरे पास स्टॉक पड़ा रह गया तो वो एक्सपायर हो सकता है।
ठीक है, तो यहां पर मेरा इसका कन्वर्जन पीरियड एज सुन एज पॉसिबल होगा, दैट इज विद इन अकाउंटिंग ईयर। भैया 1 साल के अंदर बिग बुक आके खत्म हो ताकि कैश में कन्वर्ट हो, मैं फिर से परचेज करूं, मैं फिर से बेचूं। ठीक है, तो वो रोलिंग साइकिल जितना ज्यादा रहेगा, जितना स्पीडी रहेगा, उतना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल है जो हमने ऑलरेडी अभी बात किया, फर्नीचर, कंप्यूटर, जिसके अंदर ये सारा चीज है। और अगर मैं करंट एसेट की बात करता हूं तो स्टॉक या कैश, ये सब मेरे लिए क्या हो गया, करंट एसेट का कैटेगरी हो गया। तो हमने कैपिटल के साथ बात किया, ड्राइंग क्या होता है उसके साथ बात किया, लाइबिलिटी एसेट के साथ बात किया, विथ एग्जांपल्स। आपको समझ में भी आया होगा। इसी तरीके का वीडियोस अभी और आने वाला है। अगर आप चैनल में नए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग एंड एंजॉय। और हाँ, अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट रह गया, कुछ नहीं समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आई विल बी हैप्पी टू सर्व यू एज अ टीचर। Till then, enjoy and keep studying with concepts. Thank you.